नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी वसंत पुस्तक का पाठ 2 दादी माँ का आधा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, हमने इस कहानी का आधा भाग पहले पढ़ लिया है। उस भाग में हमने क्या पढ़ा था कि उस भाग में जो लेखक अपनी दादी की मृत्यु के बाद बहुत परेशान हैं, वह बहुत दुखी हैं और उनकी यादों से बहुत परेशान है और वो रह रहकर उन्हें अपनी दादी की क्या सता रही है, याद सता रही है। वे अपने बचपनों के दिनों को भी याद करते हैं कि उनके मित्र कैसे थे, कैसा उनका स्वभाव रहा है उनके साथ, ठीक है। और बहुत सारी यादें हमने उस पाठ में आपको पढ़ाई हैं, उस भाग में हमने आपको पढ़ाई हैं जो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो लेखक की दादी हैं, उनके सामने एक महिला क्या हाथ जोड़े खड़ी है, बेबस सी है और वह अपनी बेटी की शादी के लिए क्या मांग रही हैं, लेखक की दादी से पैसे मांग रही हैं। लेकिन लेखक की जो दादी हैं वो उन्हें पैसा नहीं दे रही हैं और उनसे अपना पहला कर्जा मांग रही हैं। लेकिन ये सब दृश्य देखकर लेखक बहुत दुखी हैं कि जो उनकी दादी है वो उनका बर्ताव उस महिला के प्रति कितना बेरुखा सा है। आगे चलते हैं, देखते हैं। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े, दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। देखिए बच्चों, निस्तार को निवारण भी बोलते हैं, ठीक है। उसकी समस्या का निवारण कैसे होगा हम कह सकते हैं। देखिए इसमें जो महिला है और दादी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं, तो वो क्या कह रही हैं, वो विनती कर रही हैं कि मालकिन जो आपका पैसा है मैं उसे आपको लौटा दूंगी। और वो कौन है, वो रामी की चाची हैं जो रो रही हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए लेखक की दादी से कर्ज मांग रही हैं, ठीक है। और बहुत बेबस सी है, हाथ जोड़े वो दादी के सामने खड़ी हैं। और दादी का व्यवहार कैसा है, आइए देखते हैं। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उनका व्यवहार कैसा है कि वो जो महिला उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है तो उसे दूर जाने के लिए बोल रही हैं कि दूर हट जा, अभी तो मैं नहाकर आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। जो लेखक हैं अपनी दादी से विनती कर रहे हैं, अपनी दादी को कह रहे हैं कि दादी ये जो महिला हैं उन्हें आप रुपए दे दो, जब कभी उनके पास होंगे तो वो आपको वापस कर देंगी। तो दादी क्या कह रही है, देखिए। चला है समझाने, यानी कि मुझे मत समझा और मुझे समझाने आया है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, पुरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। देखिए जो वो औरत है, वो जो महिला है जो दादी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, जो कर्ज के लिए विनती कर रही हैं, तो वो आज क्या कह रही हैं, वो आज कह रही हैं कि बेटा कल आपकी दादी मुझे मिली थी और पीछे का कर्जा जो है वो भी उन्होंने माफ़ कर दिया और 10 रुपये का नोट देकर बोली कि जैसे तेरी बेटी है धन्नो वैसे ही वो मेरी बेटी है। तो उन्हें क्या कर रही हैं, रामी की जो चाची हैं वो क्या कर रही है, दादी को आशीर्वाद दे रही हैं। कैसा आशीर्वाद,
दूधो नहो और पूतो फलो का। और यह सब देखकर लेखक बहुत प्रसन्न है कि कल उनकी दादी का स्वभाव एकदम चिड़चिड़ा था, जो उस महिला पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन आज उनके बारे में सुनने को मिला है कि उनकी दादी ने उसी महिला की मदद की है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा। वो अपनी दादी से क्या पूछ रहे हैं कि जब उन महिला को उनकी दादी डांट रही थी तो वो क्या कह रहे हैं कि उस रोज तो आप उस महिला को बहुत डांट रही थी। उन्होंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी ने तो लाभ क्या। उनकी दादी उन्हें समझा रही हैं कि ये बड़े लोगों का काम है, छोटे बच्चों का नहीं, ठीक है, और हम रुपए देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। देखिए, जो लेखक हैं वो अपने भाई की शादी को याद करते हुए बता रहे हैं कि जब मेरे बड़े भाई किशन की शादी थी तो रात रात भर क्या गाया करती थी, औरतें गीत गाया करती थी और अभिनय किया करती थी, नाटक किया करती थी। सभी पाठ औरतें ही करती थी, यानी कि जितने भी अभिनय होते थे उस फंक्शन में तो वो सारे कौन किया करती थी, वो महिलाएं ही किया करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। देखिए, वो लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि उस समय क्या थे, लेखक बीमार हो गए थे। जिस समय उनके भाई की किशन की शादी थी उस समय लेखक बीमार हो गए थे और वह शादी में बारात में जा नहीं सके। और उनका ममेरा जो भाई था वह भी बारात में कब पहुंचता है, बारात जाने के बाद। और इस बात पर भी वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया था, वो इस बात का बुरा मान गई थी, आपत्ति जताई थी। दादी माँ बिगड़ी, तड़के से क्या पर्दा, लड़के और अम्मा का मन एक सा होता है। देखिए, दादी माँ कहती हैं कि लड़का रुक गया है यहाँ पर तो कोई बात नहीं, लड़के से क्या पर्दा, ठीक है। लड़के तो जो हैं, जो बच्चे तो हैं वो भगवान का रूप होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ ने क्या किया था। जब वह शादी में नहीं गए थे, वह बीमार थे, तो उनकी दादी ने उन्हें चारपाई पर ही लेटा दिया था और चादर उड़ाकर सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल तो ना जाए, निकल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फूट गया। देखिए, वो बता रहे हैं कि लेखक जो हैं उन्हें इस बात पर हंसी आ रही थी कि दादी ने उन्हें चुपके से क्या किया है, चुपके से चारपाई पर सुला दिया है और चादर उड़ा के सुला दिया है। और जो महिलाएं हैं वो गीत गा रही हैं, वो अभिनय कर रही हैं और लेखक क्या कर रहे हैं, चुपके से उनके अभिनय को देख रहे हैं। लेकिन वह डर भी रहे हैं कभी उनका भांडा ना फूट जाए, उन्हें कहीं कोई देख ना ले। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। देखिए, जब लेखक जो हैं वो सो रहे हैं तो उनकी जो चादर कौन खींच लेती है, देबू की माँ खींच लेती है और दादी से पूछती है कि बताओ दादी कि ये बच्चा कौन है और कौन यहाँ पर सोया हुआ है। तो इस बात का वह बुरा मान जाती हैं और दादी से लड़ना शुरू कर देती हैं। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। देखिए, जब लेखक सुबह हो जाती है, लेखक कहाँ जाते हैं,
बाहर जाते हैं तो उन्हें कौन मिलता है? देबू की माँ मिलती हैं। कल वाला बच्चा भाभी, मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, आवेदन मिल जाता। देखिए, इसमें लेखक बता रहे हैं कि जब वह चुपके से अपने घर में अभिनय होता हुआ देख रहे थे तो उनकी जो चादर थी, देबू की माँ ने उनकी चादर खींच ली और उन्हें देख लिया। और जब लेखक सुबह को दोबारा से उनसे मिलते हैं तो वो अपनी पास वाली महिला से कहती हैं कि देखिए, ये है कल वाला ही बच्चा है। इस बात से डरकर लेखक अपनी दादी माँ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन जब वह दादी माँ के पास जाते हैं तो उन्हें अपनी दादी माँ की छाया मिल जाती है। आगे चलते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ, एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यानी कि जो उनकी दादी थी वे अपनी दादी को याद करते हैं कि उनकी दादी उनसे बहुत प्रेम करती थी, बहुत स्नेह था उनमें और ममता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी और वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। परिस्थितियों का वात्या चक्र, देखिए इसमें एक शब्द आया है परिस्थितियों, ठीक है, और वात्या चक्र। देखिए आगे देखते हैं, अभी समझा देंगे इन दोनों शब्दों के बारे में। जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वो बहुत उदास रहती हैं। देखिए बच्चों, परिस्थितियाँ कहते हैं जो बदलती रहती हैं हमारे जीवन में, और कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, यानी कि एक चक्र सा हमारे जीवन में चलता रहता है, वात्या चक्र जिसे बोलते हैं। कभी दुख का आना तो कभी सुख का आना। तो इसमें बता रहे हैं लेखक कि उनकी दादी जो हैं, ऐसा समय पड़ गया था आकर कि उनकी दादी उनके दादा की मृत्यु के बाद बहुत परेशान हो गई थी और आर्थिक स्थिति भी उनके घर की बहुत बदल गई थी। संसार उन्हें धोखे की गंध मालूम होता, यानी कि उन्हें संसार कैसा लगने लगा था? गंध मालूम होता था कि ये संसार जो है ये धोखा देने वाला है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। जो उनके दादा थे उन्होंने क्या दिया था? दादी को धोखा दिया था और हमेशा दादी को आगे भेजने की बात किया करते थे, लेकिन असल में वो क्या कर रहे थे? दादी को सपोर्ट नहीं करते थे, उन्हें धोखा देते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी थी। देखिए, जो उनकी दादी थी उन्हें संसार क्या लगने लगा था? एक गंध मालूम होता था कि ये संसार जो है ये धोखा देने वाला है, और सब उनके मुंह पर तो उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन बाद में उनकी बुराई करते हैं। आगे चलते हैं। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की ही तो थी नहीं। देखिए, उनके दादा की मृत्यु के बाद उनकी दादी बहुत परेशान हो जाती हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। और जो ये समाज वाले होते हैं, जो संसार के लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं? मुंह पर तो उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन बाद में उनकी बुराई भी करते हैं। और ऐसे में उनके पिता भी जो उनकी जोड़ी हुई संपत्ति है वो क्या कर देते हैं? वो व्यय कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। आगे देखते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, माघ के दिन कहते हैं बच्चों सर्दियों के दिन। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहनी कोने वाले घर में
एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। देखिए बच्चों, वो अपने जो लेखक हैं वो अपने दिनों को याद करते हुए बता रहे हैं कि दादा की मृत्यु के बाद जो है वो उनकी दादी जो थी वो उदास रहा करती थी। और माघ के दिन थे, यानी कि जाड़े के दिन थे, जाड़ा बहुत पड़ रहा था और जो शीत लहरें थी वो हड्डियों में ऐसा मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो हड्डियों में घुस रही हो। और उनकी दादी माँ जो है, उनकी दादी आर्थिक स्थिति इतनी डामाडोल हो चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी उनकी आर्थिक स्थिति कि उनकी दादी माँ जो है वो एक गीली धोती पहने एक कोने में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। और उनकी आंखों में क्या भरे हुए थे? उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। और जब यह लेखक अपनी दादी को इस स्थिति में देखते हैं तो वो धीरे से अपनी दादी के पास जाकर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? ये कौन बोल रहा है? ये उनकी दादी बोल रही है कि तू यहाँ मेरे पास क्यों बैठ गया है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। लेखक जो हैं वो अपनी दादी के बारे में दादी से पूछ रहे हैं कि दादी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्नों का जवाब दोगे? देखिए आगे चलते हैं। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल। देखिए लेखक जो हैं अपनी दादी माँ से पूछते हैं कि क्या तुम बैठी बैठी रो रही थी? तो उनकी दादी जो है वो हंस के टाल देती हैं और कहती हैं कि तू यहाँ से चला जा, ठीक है, और तूने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, जाके खाना खा के आ। लेखक जो है वो अपनी दादी से क्या बोल रहे हैं देखते हैं। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। लेखक अपनी दादी से बोल रहे हैं कि धोती बदल लीजिए। उनकी दादी क्या बोल रही है आगे देखते हैं। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है बाबू, बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। देखिए इसमें लेखक जो हैं बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपनी दादी से प्रश्न पूछा कि दादी माँ क्यों रो रही हैं, तो उनकी दादी ने हंसकर टाल दिया और कहने लगी चल जाके खाना खा के आ। और उन्हें खींचती हुई रसोई में ले जाती हैं, किसके लिए? खाना खिलाने के लिए। और तभी उन्होंने सुबह उठकर देखते हैं लेखक कि चारपाई पर कौन बैठा है। चारपाई पर उनके पिताजी बैठे हैं और उनके किशन भैया बैठे हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं किसके बारे में? रुपये के बारे में, कि कोई उन्हें अब रुपया नहीं देता और पिछला कर्जा भी लोगों का उन पर बाकी है। और ये सारी बातें वे रोए रोए से मन से बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। रोते क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी जो है वहाँ आ गई हैं और अपने बेटे के माथे पर सहलाते हुए बोल रही हैं कि तू रोता क्यों है? मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? उनकी दादी ने कहा कि रो मत बेटा, अभी मैं जिंदा हूँ, तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा,
देखिए, जो लेखक हैं उनके पिताजी और उनके भाई बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई उन्हें रुपया नहीं देता है और पहले का कर्ज भी वह नहीं चुका पाए। यह सब देखकर दादी उनके पास आती है, अपने बेटे के माथे पर हाथ सहलाते हुए कहती है कि बेटा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। और वह जाती हैं और एक संदूक खोलकर वो क्या लाती हैं, एक चमकती सी चीज़ निकाल कर लाती हैं और अपने बेटे को क्या देती हैं। वो चमकती सी चीज़ क्या है? वो चमकती सी चीज़ कंगन है। और कंगन अपने बेटे को देते हुए बोलती हैं कि ले बेटा, ये मैंने कभी पहना नहीं है, मैं इसे संभाल कर रखती हुई आई हूँ, शायद आज ही के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। उन्हें अपनी दादी माँ जो है वो कैसी लग रही हैं? एक देवी के समान लग रही हैं। ठीक है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से यही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? देखिए, इसमें लेखक जो हैं अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं कि उन्हें अब भी विश्वास नहीं होता है। उन्हें अपनी दादी कैसी लगती थी? एक देवी के समान लगती थी, और अब उनकी दादी इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें क्या लग रहा है कि जैसे एक देवी का हाथ उनके सर पे से उठ गया है, और उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनके भाई ने जो पत्र भेजा है उसमें दादी की मृत्यु लिखी हुई है, कि दादी की मृत्यु हो चुकी है। अभी उस पत्र पर लेखक को क्या नहीं है? विश्वास नहीं हो रहा है। उन्हें अभी ऐसा लगता है कि उनकी दादी माँ उनके साथ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा यह जो पाठ है वह समाप्त हो जाता है, और इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, जितना भी पुस्तक कार्य है, हम आपको आगे की क्लास में करा देंगे। ठीक है।